हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए। ठीक है, उसमें हम लोग जो है विजन आईएएस टेस्ट देख रहे हैं। ओके, तो उसमें हम लोग जो है इस समय 7th टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में देखते हैं। ठीक है, जिससे ज़्यादा लेंदी ना बने और आसानी से हम लोग सॉल्व कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी पीटी। ठीक है, इसमें जो है लगभग 70 क्वेश्चन जीएस के होते हैं और जो 30 करंट के होते हैं, तो इसमें करंट भी मिल जाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, और हमें एक पता चल जाता है किस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और कुछ हम इसमें ट्रिक भी सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है पेपर को। साथ ही अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर है। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे? वैसे संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन 26 नवंबर 1950 है ये। ठीक है, और 26 जनवरी जो है 26 जनवरी 1949 को जब संविधान को अपनाया गया था, लागू इस तारीख को हुआ था, इन्फोर्स 26 जनवरी को हुआ था, और अपनाया गया था 26 नवंबर को। ठीक है, तो जब अपनाया गया था संविधान, जिस दिन प्रियम्बल के नीचे जो डेट लिखी हुई है वो 26 नवंबर 1949 लिखी है, यानी कि उस दिन हम लोग जो है उसको अपने अंदर आत्मसात किए थे। तो उस समय कौन कौन सा लागू होने से पहले कौन कौन सा चीज़ जो है लागू हो गया था। ठीक है, ऐसा लागू होने से पहले 26 जनवरी से पहले कौन कौन सी चीज़ें एक्टिव थी, तो ये पूछ रहा है। तो उस समय जो है अस्थाई संसद था, बिल्कुल था। ठीक है, संविधान सभा जो बनी हुई थी, और जो है दोहरी नागरिकता थी। ठीक है, दोहरी नागरिकता का निषेध था उस समय भी। ठीक है, उसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग का पद था। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान था। ठीक है, तो ये सब जो है इसी समय थे, 26 नवंबर 1949 के समय। कौन कौन से आर्टिकल थे? आर्टिकल थे, याद कर लो एक बार, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब सिटीजनशिप से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है नागरिकता से संबंधित है, पार्ट 2। इसके साथ ही 324 था, ये निर्वाचन आयोग है। 366 था, 367 था, 380 था, 388 था। ठीक है, 391, 392, 393, 394, ये सब चीज़ें जो है संविधान में पहले से ही लागू हो गया था 1950 के पहले ही। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो इसका जो है आंसर हुआ सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 52 पर। 52 क्या कहता है? करंट का क्वेश्चन है, भारत में सीवेज प्रबंधन के संदर्भ में है। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि वहित मल उपचार संयंत्रों की राष्ट्रीय सूची एक राष्ट्रव्यापी डाटाबेस है जो राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों में सीवेज उत्पादन, उपचार क्षमता और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की परिचालन स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन सी एजेंसी इस सूची को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है जो है सीपीसीबी है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, ये इससे जो है रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं 53 पे। 53 पे जो है देखते हैं। तो मैंने बोला है कि इस तरह का क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको कौन सा टिक लगाना है, तो ओनली 2 लगाना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो समान परिश्रम अधिनियम, ये आर्टिकल 39 के अंतर्गत है। ठीक है 39 के अंतर्गत। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। समान पारिश्रमिक समान पारिश्रमिक अधिनियम 39D। ठीक है, सबसेक्शन डी है, इसके अंतर्गत है। दूसरा न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी ये 48 के अंतर्गत नहीं है, ये है आर्टिकल 43 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है दंड संहिता, ये आर्टिकल 50 के तहत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो है उन्हें राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, देखो केवल ओनली 2।
नहीं आता तो भी मारते तो सही हो जाता ओनली 2। ठीक है, तो देखना है आज। चलो हम टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि कितने जो है ओनली 2 होते हैं। तो अभी 1 हुआ है मात्र। ठीक है, फिर चलते हैं 54 पर। कौन सा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के रूप में निहित नहीं है? मूल कर्तव्य के रूप में नहीं है कौन सा? तो मूल कर्तव्य 11 हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, दूसरी बात, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे ऐड किया गया था। इन्होंने 10 रिकमेंडेशन दिया था, प्लस बाद में एक एक जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, उस शिक्षा से संबंधित था। ओके, तो ये सब चीज़ जो है हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो चलो, सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। ठीक है, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे और मानवीय सहायता, ये जो है 51 आर्टिकल 51 यानी कि जो DPSP है उसमें है ये। ठीक है, तो यही मिलेगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। भाषाई विविधता से परे भारत की सभी लोगों के बीच सद्भाव की भावना, ये बात करता है DPSP। जीवित प्राणियों के प्रति दया की भाव करता है। ठीक है, अपने आदर्शों, संविधान की पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है, इसके साथ ही राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ठीक है, स्त्रियों के प्रति जो है सम्मान हो, ये भी रखना है। हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा किया जाएगा। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया जाए। अभिभावक का प्रतिपालन, यही जो है जोड़ा गया था 51 के 51 ये के सब सेक्शन जोड़ा गया था। इसी में जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। ठीक है, अवसर दें। नेक्स्ट मूव करते हैं, 55 पे चलते हैं। ओलिगार्की, ओलिगार्की जो है एक शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता और अधिकार व्यक्तियों या परिवारों के एक छोटे समूह के पास होते हैं। बिल्कुल। अधिनायकवाद क्या होता है? टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है? तो ये बेसिकली एक शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें सत्ता पूरी तरह से केंद्रीकृत होती है। ठीक है, केंद्रीकृत, इसमें तो अर्थ क्या लिया है? समाज की उस स्थिति को समझ जहाँ कोई केंद्रीकृत सरकारी सत्ता नहीं होती। गलत। इसमें जो है अधिनायकवाद में केंद्रीकृत सत्ता होती है, केंद्रीकृत सत्ता होती है। ठीक है, केंद्रीकृत सत्ता होती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 56 पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा के संबंध में, ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा सही नहीं ये पूछ रहा है। ठीक है, तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बिल्कुल सर, नहीं थे वो सदस्य। अगला देखो, इसके निर्वाचन में पृथक निर्वाचक मंडल का पालन नहीं किया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल का पालन किया गया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग के लोग जो है मुसलमान लोग अलग से चुन के आए थे। तो ये गलत हुआ। ठीक है, आंसर यही आएगा, बी इज द करेक्ट। इसने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में काम किया। बिल्कुल किया। हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। बिल्कुल अपनाया गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 57 पे। भारत में प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित का संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, किसको किसको संवैधानिक अधिकार है? भारत में प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित का संवैधानिक अधिकार है। तो जो है कौन कौन सा संवैधानिक अधिकार है? तो सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना, आर्टिकल 19C के तहत। ठीक है, प्रदर्शन करना,
प्रदर्शन करना भी है, ठीक है, प्रदर्शन करना आर्टिकल 19B के तहत। हड़ताल नहीं करना है भाई, ठीक है। जुलूस निकालना ये भी 19C के तहत है, या बी के तहत, सी एंड बी। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके साथ ही भारत की संप्रभुता अखंडता को जो है अक्षुण्ण बनाए रखो, लोक व्यवस्था न बाधित हो, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। फिर चलते हैं 58 पे। 58 स्वतंत्रता के पश्चात उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ठीक है, अभी तक किसी के ऊपर नहीं लगाया। महाभियोग लगाने की एक विस्तृत और जटिल प्रक्रिया को विनियमित करने की संवैधानिक प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संरक्षण प्रदान करती नहीं, ठीक है। ये बेसिकली महाभियोग की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत जो है इसको प्रक्रिया फॉलो किया जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जाए जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर आधारित हो जिसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो, ठीक है। और ये सब जो है किसके, हालांकि महाभियोग की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन किसमें किया गया है, एक्ट जो बना हुआ है न्यायाधीश जांच एक्ट 1968 के तहत, उसके तहत, ठीक है। इसमें जो है जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें 100 सदस्य लोकसभा के, 50 राज्यसभा के, ठीक है, चाहे 100 लोकसभा के चाहे 50 राज्यसभा। ये बेसिकली सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एवं हटाने का प्रस्ताव जो है लोकसभा या सभापति के समक्ष लाया जाएगा, ठीक है। स्पीकर या चेयरमैन के सामने लाया जाएगा, वो इसे स्वीकार करेंगे, स्वीकार करके, ठीक है, वो जो है क्या करेंगे, एक समिति बैठा 3 सदस्यीय समिति बनाएंगे, यही लोग चेयरमैन जो है क्या बनाएंगे, 3 सदस्यीय समिति, 3 सदस्यीय समिति बनाएंगे। और उसमें कौन कौन होगा, या तो CGI होंगे पहला, या तो CGI होंगे, या सीनियर मोस्ट जज होगा, ठीक है। और एक दूसरा हाई कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट का जज होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। तीसरा एक कोई न्यायविद होगा जो जो न्याय के बारे में जानता हो, ठीक है, जुडिशरी के बारे में जानता हो, न्यायविद होगा। इन तीनों के द्वारा रिपोर्ट वो पाते हैं कि ये जो जज है वो मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी है, ठीक है, तो इसे जो है संसद का सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है, ठीक है। अगर वो पाते हैं तो रिकमेंड करते हैं, फिर जो है विशेष बहुमत से स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा दोनों सदनों में, स्पेशल मेजॉरिटी से, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछेगा तो स्पेशल मेजॉरिटी, ये मैंने पूरा बताया, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा, तो जो है वो उसको जारी कर सकते हैं, तथा राष्ट्रपति एक आदेश जारी कर न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। तो इतना जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट, एक सही है लेकिन 2 गलत। फिर चलते हैं नेक्स्ट 59। भारत के संविधान में देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को परिरक्षित करने से संबंधित प्रावधान को शामिल किया गया, ठीक है। तो जो है किसमें शामिल किया गया है, देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को परिरक्षित करने से संबंधित तो मूल कर्तव्य में किया गया, ठीक है। ये किस आर्टिकल में, 51A में, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया इसे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ओके। फिर चलते हैं 60 पे। 60 क्या कहता है, कहता है कि कौन से क्षेत्रक भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के पात्र हैं, ठीक है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, तो सौर ऊर्जा आते हैं, अपशिष्ट जल उपचार आते हैं, ठीक है, सतत परिवहन आते हैं। तो कौन सा आंसर हुआ, सी इज द करेक्ट, 1, 2 और 4, ठीक है। फिर 61 पे चलते हैं। किसका उद्देश्य अनिवार्यता विधि की
सरकार का गठन करना है, न कि व्यक्तियों की। ठीक है, किसका उद्देश्य यह है कि विधि की सरकार का गठन करना है, न कि व्यक्तियों की। तो मूल अधिकार ये बात कहता है। ठीक है, संविधान द्वारा किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, गरिमा, व्यापक जनहित और राष्ट्र की एकता को समाहित किया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने से। ये अधिकार देश में एक सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोकते हैं और राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध लोगों की स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा करते हैं। ये कार्यपालिका के अत्याचार और विधायिका के मनमाने कानूनों पर अंकुश लगाते हैं। ठीक है, संक्षेप में इनका उद्देश्य विधि की सरकार का गठन करना है, न कि व्यक्तियों को। तो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। फंडामेंटल राइट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है मतलब संविधानवाद, मतलब कि ये राज्य जो है व्यक्ति से जो है कमजोर होगा राज्य। ठीक है, राज्य जो है व्यक्ति से कमजोर होगा। तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, 62 पे चलते हैं। प्रस्तावना के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रस्तावना के बारे में 62 का ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द, तो 44वें नहीं 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। 3 शब्द कौन कौन से? समाजवाद, ठीक है, समाजवाद जोड़ा गया है। दूसरा जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया है, सेकुलर पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। ठीक है, तीसरा अखंडता जोड़ा गया। तो ये 3 शब्द ध्यान रखना जोड़ा गया है। ठीक है, अगला है, तो पहला गलत है। ठीक है, दूसरा है बेरुबारी संघवाद। उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। ठीक है, तो ये कब आया था बेरुबारीवाद किस? तो ये शायद देख लेना 1967 में आया था। ठीक है, तो ये सही है। और तो हमने माना कि प्रस्तावना जो है संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। बिल्कुल, प्रस्तावना विधायिका के लिए एक शक्ति का स्रोत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत अथवा सीमाओं या निषेध स्रोत नहीं है। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955। ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट जो है एक्ट है। ठीक है, जो पार्ट 2 सिटीजनशिप है, पार्ट 2 सिटीजनशिप है जो, वहाँ जो है इसके सारे जो है राइट अधिकार यहीं से मिलते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एक्ट है के तहत भारतीय नागरिकता अर्जित करने के लिए कौन से तरीके हैं? ठीक है, तो कौन कौन से तरीके हैं? तो वो जन्म से नागरिक हो सकता है, वंश द्वारा हो सकता है, पंजीकरण द्वारा हो सकता है, घोषणा द्वारा नहीं हो सकता। तो बी इज द करेक्ट। ठीक है, ये जो है कितने प्रकार के बात करता है? तो जन्म हो गया, वंश हो गया, ठीक है, वंश का अवजनन भी कहते हैं, या पंजीकरण हो गया इसके साथ ही देशीयकरण द्वारा भी नागरिकता पा सकते हो। ठीक है, भारत में राज्य क्षेत्र का समावेशन, अगर किसी क्षेत्र को मान लो कि भूटान को भारत में मिला दिया जाए तो वहाँ के लोग जो है भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, समावेशन इसे बोलते हैं, समावेशन, राज्य का समावेशन। और एक है घोषणा द्वारा, यह नागरिकता अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये घोषणा वाला नहीं होगा। इस प्रकार 3 2 5 तरीके हैं नागरिकता प्रदान करने के, प्राप्त करने के। 63 हो गया, चलो 64 पे चलते हैं। करंट का क्वेश्चन है शायद, ये है मुनुका ब्रैक्टेटा। ठीक है, मुनुका ब्रैक्टेटा क्या कहता है? यह एक फलीदार आवरण फसल है जिसे इसके नाइट्रोजन स्थिरीकरण और खरपतवार निरोधक गुणों के कारण रबर के बागानों में उगाया जाता है। यस, ठीक है, यह पश्चिमी घाट की देशज फसल है और यहाँ के प्राकृतिक वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गलत बात। ठीक है,
क्यों? क्योंकि जो मुनक्का ब्रैक्टेटा पश्चिमी घाट की देशज फसल नहीं है, ये पश्चिमी घाट की नहीं है, पश्चिमी घाट की नहीं है, ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत की हो सकती है, पूर्वोत्तर भारत की। ओके, तो ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। भारतीय संविधान के तहत काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार जो है किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 41 के तहत डीपीएसपी है, ठीक है, 19 के तहत नहीं है, फंडामेंटल राइट है 19(1)(g) के तहत पैसे को अपनाने का, कोई व्यवसाय करने का, ठीक है, काम पाने का अधिकार नहीं है, इसमें पैसा करने का बात की गई है, पैसा, सॉरी, पैसा करने का अधिकार, ठीक है, पैसा का होता तो यहाँ से होता, तो इसमें बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 66 पर। भाषिणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका है एआई का उपयोग करके भारतीय भाषाओं के बीच स्वचालित अनुवाद सक्षम करना, ठीक है, ये भाषिणी का है। भाषिणी या भारत के लिए भाषा इंटरफेस एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य भारत के भाषाई स्पेक्ट्रम में डिजिटल सामग्री और सेवाओं तक सबके लिए पहुंच को संभव अर्थात लोकतांत्रिक बनाना है, ठीक है, तो 66 का डी। 67 चलते हैं। 67 67 के भारतीय राज्य क्षेत्र किसी विदेशी राज्य क्षेत्र को केवल 368 के तहत, भारतीय राज्य क्षेत्र संसद के तहत संविधान में संशोधन करके ही सौंप सकता है, बिल्कुल, ठीक है। और भारत और म्यांमार के बीच राज्य क्षेत्र के आदान प्रदान को लागू करने के लिए 100वें संविधान संशोधन किया गया था, नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है, बांग्लादेश के बीच जो है 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2015 में, उसके अनुसार भारतीय ज़मीन को दिया गया था उनको, बांग्लादेशियों को, तो बी इज़ द करेक्ट। लेकिन उनके अंदर एहसान नहीं है, फिर भारत के खिलाफ ही काम करते रहते। 68 निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया है, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार किया है, ठीक है, तो ये कौन सी थी? फजल अली कमेटी थी, ठीक है, ये कब बनाई गई थी? 1953 में बनाई गई थी। इसके पहले दो कमेटियां और बनी थी, धर आयोग, ठीक है, ये धर आयोग बनी थी 1948 में, इसके बाद जो है जे बी पी, ठीक है, जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, तीन लोग मिलकर बनाई गई थी, ये भी लगभग 1948 के तहत ही थी। इन्होंने भी जो है एक भाषा के आधार पर राज्य का गठन को कैंसिल किया, धार आयोग ने भी क्या किया, लेकिन फजल आयोग ने माना, लेकिन ये बोला कि एक राज्य के लिए एक भाषा, ये कॉन्सेप्ट को नहीं मानता हूँ, लेकिन भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो सकता है, ठीक है, तो ये जो है बात की। इसके सदस्य थे के एम पनिक्कर थे, तो ये भी ध्यान रखना, सदस्य थे इस फजल आयोग के थे के एम पनिक्कर, पनिक्कर जो है इसके सदस्य थे। दूसरे एक सदस्य और थे एच एन कुंजरू, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुंजरू याद रखना, ठीक है, ये इसके सदस्य थे। इन्होंने रिपोर्ट जो है अपनी 1956 में दिया था, लेकिन उससे पहले आंध्र प्रदेश 1953 में बन गया था, ये ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ पे 56 दिन का उपवास करने पर पुट्टू, कोई रामल्लू थे, उनका डेथ हो गया था, कार्यकर्ता पुट्टू श्री रामल्लू का निधन हो गया था, तो उनके कारण आंध्र प्रदेश जो है मद्रास से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद जस्ट 1960 में जो है गुजरात महाराष्ट्र को अलग किया गया था, ठीक है, तो भाषा के आधार पर गुजराती अलग, मराठी अलग, तो जो है ऐसे। फिर नागालैंड को 1963 में, 1966 में किसको बनाया गया? हरियाणा और पंजाब को, तो ऐसे ऐसे बढ़ते चला गया, और आज के समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको आप सब लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। 69 है, 69 है, ठीक है। भारत में कोई व्यक्ति केवल
देश का नागरिक होता है, न कि उस विशेष राज्य का जिसे वह संबंधित है। बिल्कुल सही, क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, लाइक यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और मिल गया। कोई भी संघीय देश दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। गलत, यूएस में है। यूएस एक संघीय देश है। ठीक है, तो इसका सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 70 नंबर पे। उच्चतम न्यायालय की उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्वतंत्रता के संदर्भ में। ठीक है, 70 नंबर। तो न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका के सदस्यों के परामर्श से की जाती है। बिल्कुल, ठीक है। न्यायाधीशों का जो हाईकोर्ट के जज होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका के सदस्यों के परामर्श यानी कि कोलेजियम के परामर्श पे होता है। कोलेजियम सिस्टम आप लोग जानते ही होंगे, उसी के तहत इसे होता है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होते नहीं, ये राज्य के होते हैं, स्टेट के संचित निधि से। तो ये गलत। तो अगला है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीशों को भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष बहस या कार्रवाई से प्रतिबंधित किया गया है? नहीं। ठीक है, प्रतिबंधित नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकते। यानी कि किसमें? अदर हाई कोर्ट्स में जो है कर सकते हैं, उस हाई कोर्ट में नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये इज द करेक्ट। अगला 71, किसमें इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, किसमें इसका उपयोग किया जा सकता है? तो क्या है? इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का उपयोग कैंसर उपचार में लक्षित एवं निरंतर दवा वितरण में किया जा सकता है। ऊतक अभियांत्रिकी और पुनर्योजित चिकित्सा में किया जा सकता है। शुष्क कृषि क्षेत्रों में मृदा आर्द्रता प्रतिधारक में वृद्धि करने में किया जा सकता है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 72, एलात की खाड़ी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एलात की खाड़ी या गल्फ ऑफ अबाका, गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं इसको, अकाबा। ये क्यों है? अकाबा की बात कर रहा है। तो कौन से देशों से अपनी सीमा लगाता है? तो अकाबा की खाड़ी कौन सा हो? ये देखो, ये। ठीक है, इधर जो है, एक मिनट, ये रेड सी चला गया है। ठीक, ये रेड सी है। यहाँ पे इजिप्ट है, इजिप्ट का कायरा, इजिप्ट। ठीक है, यहाँ पे है इजराइल, यहाँ पे है जॉर्डन, और यहाँ पे जो है इधर जो है ये जो है रेड सी है, रेड सी। इसी के आगे जाओगे तो क्या पड़ेगा आपको? स्वेज कैनाल, इधर है स्वेज कैनाल। ठीक है, और ये है सऊदी अरब। तो पूछा है किस किस देश से एलात यानी कि अकाबा की खाड़ी लगती है? तो मिस्र से लगती है, इजराइल से, जॉर्डन से, सऊदी अरब से। डी इज द करेक्ट। इस तरह का मैप आपको पता होना चाहिए, इस एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो जो है ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आर्टिकल 45 आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। बिल्कुल करता है। ठीक है, इसके अनुसार, अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह अपने अपने 3 से 14, 6 से 14, ठीक है, आयु के बच्चों को शिक्षा। तो ये गलत हो गया, ये इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं
74 गद्दी दक्कनी धर्मगढ़, ये क्या है? तो ये बेसिकली है विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल देसी भेड़ की नस्लें। ठीक है, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 75 चांगी मिशन चीन का है। ठीक है, चाइना जो ये मून से रिलेटेड है, मून मिशन है चीन का चांगी। ठीक है, ये दक्षिणी ध्रुव का गया था साउथ पोल पे, तो ये ध्यान रखना। अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज में बना था। स्थापित करने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य का हिस्सा यह मिशन रूस के सहयोग से किया जाएगा। इस मिशन में 2018 चांग 6 गया था। चांग 8 जो है ये रूस के उससे 2028 में जाएगा, तो ये ध्यान रखना 2028 में रूस की सहायता से, रसिया की सहायता से जाएगा। ठीक है, साउथ पोल पे। अगला है स्लिम। स्लिम ये जापान का है मिशन। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है? ये भी स्मॉल लैंडर फॉर द इन्वेस्टिंग मून, मून पर जा रहा है ये भी। ठीक है, ये भी 2024 में गया है। अगला है लूना 25, ये रूस का है, 2023 में गया था डायरेक्ट, और जो है उतरना था लेकिन ये फ्लॉप कर गया था, भारत के साथ गया था। भारत वाले जब भेजे थे तो उसी समय। तो इसमें 2 सही है, यानी कि 3 क्वेश्चन देखे उसमें केवल 2 वाला आ गया। ठीक है, इससे पहले भी देखे तो उसमें ओनली 1 था, तो मैंने नहीं बोला उसके बारे में भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 76 सॉरी, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। बिल्कुल सही है। सत्र न्यायाधीशों को आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित कोई भी दंड देने का अधिकार है। बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट, सिंपल स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं 76 पे। 77 यदि भारत सरकार संघ और राज्यों की भी शक्तियों के वितरण में संशोधन करना चाहती है तो 368 के अंतर्गत संसद में विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होगा। बिल्कुल ठीक है, संसद द्वारा किए गए संशोधन के बाद आधे राज्यों द्वारा समर्थन किया जाना आवश्यक है। ये भी सही है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 78 संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन सीवीडी के अंतर्गत कैली फंड, कैली कहाँ है? कोलंबिया में अभी जो कॉप 16 हुआ था, कॉप 16 बायोडाइवर्सिटी पर। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पर हुआ था कॉप 16, कहाँ पे? कोलंबिया में, कोलंबिया साउथ अमेरिका में, काली नामक जगह पे हुआ था, इसलिए काली फंड है। ठीक है, वैसे सहमति नहीं बन पाया था तो इटली में फिर ये चला गया था। ठीक है, मैटर। तो इसमें क्या है बेसिकली, तो इसे आधिकारिक तौर पर फरवरी 2025 में रोम में आयोजित कॉप 16 के पुनः संयोजन सत्र के रूप में लॉन्च किया गया। ठीक है, वहाँ पे सहमति नहीं बन पाया था। अगला है, इसके तहत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों, सभी जैसा वर्ड आ गया देख लो, सभी देशों उनके जीडीपी के आधार पर अनिवार्य योगदान करने का, अनिवार्य योगदान जैसा कोई चीज होता नहीं, स्वैच्छिक योगदान होता है। ठीक है, अनिवार्य कौन करेगा स्वैच्छिक योगदान, तो ये गलत है। इस तरह के हम जो है नहीं जानते अगर क्वेश्चन के बारे में तो भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा चलते हैं, आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त डिजिटल अनुक्रम सूचना डीएसआई के उपयोग से होने वाले राजस्व साझाकरण पर केंद्रित है। बिल्कुल, ये सिंपल स्टेटमेंट। तो जो है इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ बी 1 और 3। 2 रॉन्ग है तो 2 काट दो सब जगह, वही आंसर आ जाएगा। अगर कुछ जानो ना जानो केवल यहाँ सभी जैसे और अनिवार्य जैसे वर्ड काट दो तो आंसर आ जाएगा, कुछ पढ़ो ही ना करो। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता के संदर्भ में बताना है। भारत में पदस्थापित विदेशी राजनयिकों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा है क्या? भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते?
बिल्कुल। दूसरा, मूल नागरिकता अधिनियम 1955 राष्ट्रमंडल नागरिकता की अवधारणा का प्रावधान किया गया था। बिल्कुल ये सही है। तीसरा, भारत का कोई भी नागरिक जो लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर सामान्य रूप से निवास करता हो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अतः यह प्रावधान विदेश में 7 वर्षों में रह रहे प्रत्येक नागरिकों पर लागू नहीं होता, क्योंकि जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10(2) कहती है कि भारतीय नागरिकता समाप्त होने हो जाएगी यदि व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर सामान्य रूप से किसी देश का निवासी रहा हो। हालांकि यह प्रावधान उन पर लागू नहीं होता, जैसे विदेश में कोई छात्र हो, एमबीबीएस कर रहा हो तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना। भारत सरकार की सेवा में हो, अगर कोई जैसे एम्बेसडर है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में कार्यरत हो, ठीक है, जैसे यूएन में, प्रतिवर्ष भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में पंजीकरण, तो जो है भारत से रह रहे सामान्य रूप से निवास कर रहा है तो उसकी नागरिकता कोई भी जैसा वर्ड है तो गलत हो जाए। तो इसमें जो है केवल 2 सही है। देखो, 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए जिसमें 3 जो है केवल 2 आया है, तो ये भी ध्यान रखना। ऐसे हम लोग जो है रिसर्च कर लेंगे और पेपर को निकाल देंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में है, तो उद्देशिका पहली बात तो याद कर लो इसको। ठीक है, उद्देशिका पहला है, यह भारतीय लोगों के लिए अवसर और परिणामों की समता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अब ये सब परिणामों की समता वगैरह है तो इसे काट दो। हाँ, नागरिकों के लिए अवसर की बात करता है, लेकिन ये नहीं। संसद को मूल अधिकारों की रक्षा और संवर्धन एक कानून बनने का अधिकार देती है, ये कुछ नहीं देती है उद्देशिका। ठीक है, एक बार उद्देश्य को चलो पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सॉवरेन, सॉवरेन मतलब भारत के किसी भी आंतरिक मामले में या बाह्य मामले में कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं करेगा। समाजवादी, समाजवादी मतलब ऐसा राज्य होगा जो सामान्य जनमानस कल्याणकारी होगा। ठीक है, ऐसे समझ लो। पंथ निरपेक्ष तो सेकुलर जानते हो, सारे धर्मों का रेस्पेक्ट करे। लोकतंत्रात्मक मतलब इलेक्शन होगा। डेमोक्रेटिक मतलब जो इसका हेड ऑफ स्टेट होगा या कोई भी जो है यहाँ पे राजा जैसा चीज नहीं होगा। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय होंगे। तो न्याय कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो इसका डी सही है, लेकिन और चलो हम लोग आगे पढ़ते। न्याय कितने प्रकार के दिया गया? 3। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये न्याय है। स्वतंत्रता कितने प्रकार के दी गई है? स्वतंत्रता तो 5 प्रकार की। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता कितनी प्रकार की दी गई है? 2 प्रकार की, 2 प्रकार की समता। ठीक है, प्राप्त प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो जो है ये रहा अपना प्रस्तावना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एग्जाम में यही पूछ लेता है, तो ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी। नेक्स्ट जो है छोटा हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के उपबंधों के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर ब्रिटिश ताज को वीटो का अधिकार दिया गया था। यस, ब्रिटिश ताज को वीटो का अधिकार। इसने प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के बीच अंतर को समाप्त किया, बिल्कुल किया था। ठीक है, और संपूर्ण प्रशासन विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया। केंद्र में जो है जो डुअल गवर्नमेंट था, द्वैध शासन, उस केंद्र में आ गया था और प्रांत में खत्म हो गया था 1935 में, तो ये ध्यान रखना। इसने रियासतों को छोड़कर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की परिकल्पना उनको मिलाकर किया गया था। ठीक है, जो है इस अधिनियम के तहत भारत का संघ की कल्पना की गई थी, जिसमें 2 स्तर होते, एक केंद्रीय कार्यपालिका संसद और उसके अधीन प्रांत और रियासतें। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर आया 1 और 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुर्खियों में रहा
जेवंस पैराडॉक्स क्या था, क्या है, ठीक है, क्या है जेवंस पैराडॉक्स। तो ये बेसिकली दक्षता में सुधार के परिणाम स्वरूप समग्र संसाधन खपत में अनपेक्षित वृद्धि, ठीक है, इससे रिलेटेड बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं 84 पे। 84 उच्च न्यायालयों के संदर्भ में, ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में है। तो राष्ट्रपति जो होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के में दूसरे उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय स्थानांतरित करता है। बिल्कुल, स्थानांतरण के लिए भी ऐसे ही प्रोसेस। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम की सहमत आवश्यक है, ठीक है, कॉलेजियम बताता है 4 जजों का सीनियर मोस्ट बेंच होता है। सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, करंट का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, ठीक है, ये 2025-26 के बजट में, इसी बजट में लाया गया है। 100 जिलों की में जहाँ पे जो है लेस प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, कम प्रोडक्शन होता है, उस वहाँ वहाँ ये फोकस करेगा, ठीक है, वहाँ के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बात करता है, ठीक है। तो जो है ये कम उपज वाले जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना इसका लक्ष्य है, ठीक है, टू एनहेंस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, टू अडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, टू ऑगमेंट द पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट द पंचायत एंड द ब्लॉक लेवल्स, इम्प्रूव द इरीगेशन फैसिलिटीज, इम्प्रूव क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ठीक है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी बढ़ाएगा। फिर चलते हैं 86 पे। साइबर अपराधों के संदर्भ में पिग बुचरिंग शब्द सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्कैम है जिसमें पीड़ित को केक मुनाफे के आधार पर बार बार निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट 87 पे चलते हैं। 87, किसी भी मामले में एक निजी कंपनी पर परमादेश रेट लागू नहीं होती, गलत, लागू होती है, ठीक है, किसी भी मामले में लिखा है ना, तो ये जो है एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये गलत होगा, ठीक है। दूसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट नागरिकों के लिए सभी मामलों में उपलब्ध है, ये भी गलत, सभी मामलों में, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। उत्प्रेषण रेट न्यायिक और प्रशासनिक दोनों निकायों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, बिल्कुल, तो ये इज द करेक्ट आंसर। उत्प्रेषण जारी कर सकते लेकिन प्रतिषेध नहीं, ठीक है, प्रतिषेध केवल किससे होगा, न्यायिक से संबंधित, तो ये भी प्रतिषेध, तो ये आप फैक्ट याद रखो कि प्रतिषेध जो है केवल न्याय से रिलेटेड है, न्यायिक, इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो सिविल सेवकों दो सिविल सेवक क्रमशः संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार और मुख्य प्रारूपकार थे, तो बी एन राव थे, सर बी एन राव और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं 89 पे। 89 क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई कार्ड धारक के संदर्भ में है, ठीक है, कौन सही नहीं है ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो ओसीआई कार्ड धारक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, तो ये गलत है, गलत है कि सही है, सही है, ठीक है, पूछा कौन है, गलत कौन पूछ, एसीआई ओसीआई कार्ड धारक भारत में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के हकदार है नहीं, ठीक है, तो आंसर कौन हो, बी, पूछा गलत। तो ओसीआई कार्ड धारक बेसिकली ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के उन विदेशी नागरिकों को प्रदान किया गया एक कानूनी दर्जा है जो अन्य देशों के नागरिक है या नागरिकता अधिनियम 1955 और 2005 में शुरू की गई ओसीआई योजना के तहत संचालित होती है। ओसीआई कार्ड धारक पर प्रतिबंध है कि वो भारत में चुनाव में मतदान नहीं करेंगे, संसद या राज्य विधानसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते, भारतीय संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश नहीं नियुक्त हो सकते, सरकारी सेवाओं में नियुक्ति जैसे शिक्षण अनुसंधान को छोड़कर, ठीक है, कृषि भूमि या बागान संपत्ति नहीं खरीद सकते। ओसीआई कार्ड धारक
बेसिकली भारत का नागरिक नहीं है, चूंकि केवल भारतीय नागरिक ही उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्त हो सकते हैं, इसलिए ओसीआई कार्ड धारक इसके लिए अपात्र है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 90 पर चलते हैं। 90 क्या कहता है, कौन सा हाइपरलूप प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो ये मैगलेव आधारित परिवहन प्रणाली जो निम्न दाब वाली निर्वात ट्यूब में संचालित होती है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास ने अभी इसके ऊपर जो है, आईआईटी मद्रास ने इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो न्यूज में था। अगला चलते हैं, 91 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 34, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में सेना मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। बिल्कुल। दूसरा है भारत संविधान सेना विधि को सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा समान कानून और सरकार के निलंबन के रूप में परिभाषित कर सकता है। नहीं। ठीक है, भारत में सेना विधि की अवधारणा ब्रिटिश सामान्य कानून से ली गई है, हालांकि संविधान में कहीं भी सेना विधि का वर्णन नहीं है। ठीक है, सेना विधि संविधान में नहीं। नेक्स्ट, सेना विधि की घोषणा स्वतः ही बंदी प्रत्यक्षीकरण निलंबित हो जाता है। तो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सेना विधि की घोषणा से स्वतः ही बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन नहीं होता। ठीक है, तो ये इज द करेक्ट, केवल एक सही है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, 92 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में कृपाण धारण करने लेकर चलने को लेकर सिख धर्म का हिस्सा माना गया है, या प्रावधान हिंदू शब्द में सिख शामिल होंगे? तो ये आर्टिकल 25 कहता है कि जो व्यक्ति कृपाण धारण करता है वो सिख होगा। ठीक है, और वो जो है वो उनका इंटरनल पार्ट है, उसके लिए आपको मनाही नहीं होगी। आर्मी में भी हो तो भी, पुलिस में भी हो तो भी आप उसको जो है वो इंटरनल पार्ट ऑफ सिख है। टेक्नोक्रेसी का सर्वोत्तम वर्णन क्या है? तो वो बेसिकली यह शासन की एक प्रणाली है जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया पर तकनीकी विशेषज्ञों का नियंत्रण होता है। तो सी इज द करेक्ट। 94 पे चलते हैं। हाल ही में सभी मौसमों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए चर्चा में रही जेड मोड़ सुरंग जो है किससे संबंधित? तो ये बेसिकली गगनगीर और सोनमर्ग न्यूज में था, गगनगीर और सोनमर्ग के बीच। ठीक है, बनाया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, 95। 95 ये क्या है? अलिखित एवं असंहिताबद्ध संविधान के संदर्भ में। ठीक है, जैसे कि ब्रिटेन संविधान जो है, ब्रिटिश संविधान अलिखित है। तो देखो उसके बारे में क्या पूछा। ये बिना किसी औपचारिक संशोधन के परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ अनुकूल हो सकते हैं। यस, इनके सिद्धांत अनेक स्रोतों में बिखरे हो सकते हैं। ये संहिताकरण यानी कि अलिखित संविधान के अभाव के कारण इसमें निश्चित रूप से परिवर्तनीय अधिकारों का अभाव होता है। ठीक है, तो ये जो है गलत है। ये बेसिकली इसलिए गलत है क्योंकि संहिताकरण के अभाव के कारण इनमें निश्चित रूप से परिवर्तनीय अधिकारों का अभाव होता है। ठीक है, इसलिए संहिताकरण के अभाव का अर्थ परिवर्तनीयता का अभाव नहीं है। ठीक है, परिवर्तनीयता तो खूब होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में खूब संशोधन किया जाता है। फिर चौथा चलते हैं, ये परंपराओं, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों पर आधारित होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें 3 स्टेटमेंट जो है सही है, केवल 3। नेक्स्ट चलते हैं और जो है 96 देखते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में है। ठीक है, 96 संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में चर्चा नहीं की जा सकती। यस, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में चर्चा नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट
कि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच किसी भी असहमति की स्थिति में विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ठीक है, अलग अलग के लिए ही होते हैं संयुक्त विधेयक। तो सी इज द करेक्ट। उसमें बुलाओगे तो लोकसभा मान ले जाएगा, पास कर लेगा। युद्धाभ्यास साइक्लोन, तो ये इजिप्ट से रिलेटेड है। भारत और इजिप्ट की संयुक्त सैन्य अभ्यास, मिस्र और भारत की। यस, अभ्यास में उच्च तीव्रता वाले युद्ध, आतंकरोधी अभ्यास और मरुस्थल क्षेत्रों में सामरिक अभियान है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसका सी इज द करेक्ट, दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं 98 की तरफ। 98 क्या कहता है? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 42nd संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट है, संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करने के लिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये भी सही है, लेकिन ये जो है इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही हैं, लेकिन ये कथन एक का व्याख्या नहीं कर रहा। फिर चलते हैं 99 पे। 99 क्या कहता है? आर्टिकल 16 से संबंधित अवसर की समता। आर्टिकल 16 को क्या कहते हैं? अवसर की समता। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 16 यह राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के द्वारा किए गए भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 16 राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। तो ये केवल राज्य के लिए है, पहला गलत। दूसरा, केवल संसद ही किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में रोजगार अथवा नियुक्ति के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकती है। बिल्कुल, तो इसका आंसर हुआ बी। आज चलते हैं, आज का लास्ट देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन को। 1945 में सप्रू रिपोर्ट संविधान के प्रमुख प्रावधानों को आकार देने के लिए भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पर बल दीजिए। ठीक है, तो जो है अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रावधानों का समावेश। यस। दूसरा है गैर न्यायसंगत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का समावेश। यस, ये जो है सप्रू रिपोर्ट में था। तीसरा, गैर न्याय संगत मौलिक कर्तव्यों का समावेशन। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है यह पहली रिपोर्ट थी जिसने न्यायोचित मौलिक अधिकारों और गैर न्यायोचित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर बताया था। ठीक है, सप्रू रिपोर्ट में। तो ये गलत है, इसलिए आंसर हुआ सी। 1 और 2। इस तरह हम लोग जो है टेस्ट 9 को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे 10 पे, जो है जो भी पॉलिटी पे ही है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।